हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों मैराथन वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों डायरेक्ट जो है एग्जाम हॉल में छपने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और वही आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों मैराथन में, जो आपके एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग अगले अनुदेश के पते के संचयन के लिए किया जाता है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए हरदम प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है। पहले का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत जो है सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। शोषण आधारित हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले कुल विभिन्न चिन्ह है, इसको नोट करिए दोस्तों। कुल विभिन्न चिन्ह है 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1। अब देखिए ये 4 के पेयर में हरदम रहेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 4 के पेयर में मींस 1 to 15 तक, 0 to 15 तक ये जाएंगे। कितना जाएगा दोस्तों? 0 to 15 तक हरदम ये लिखे जाएंगे। 0 1 2 3 इस तरीके करके आप, जैसे हमें 4 का लिखना है तो ये लिखेंगे, 5 का लिखना है ये लिखेंगे, 6 का लिखना है दोस्तों ये लिखेंगे, 7 का ये, 8 का ये और 9 का दोस्तों ये लिखेंगे। मतलब 3 हो गया, यहाँ पे 4 लाइए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 आ गया दोस्तों, तो ये 8 का होता है, ये 9 का होता है। कहानी कहां से शुरू होती है दोस्तों? 10 से। 10 11 12 13 और 14 और 15। देखिए दोस्तों 10 किसको लेंगे? अब यदि आपको कॉन्सेप्ट और मैं आसान बना दूं, ये आप सोचिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं इसको रट रखा हूं, नहीं दोस्तों। एक सीरीज मैंने इसके प्रीवियस वाले पेपर में बताया था, 8 4 2 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 ऐसे करके जितनी भी बड़ी सीरीज चलाते चले जाइए। जैसे मुझे 10 लिखना है, देखिए तो 8 2 10 होता है, बीच में 0 लगा लिया। 11 लिखना है, 8 2 10 1 11 होता है। 12 लिखना है, 8 4 12 होता है दोस्तों। 13 लिखना है, 8 4 12 1 13 लिख गया। 14 लिखना है, 8 4 12 2 14 हो गया। 15 लिखना है, 8 4 12 2 14 1 15। ये देखिए सबकी बाइनरी लिख गई दोस्तों। अब कितना होता है मैंने बताया हेक्साडेसिमल, हरदम और हरदम 0 to 15। मतलब टोटल इसका बेस कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। मींस इसको अब क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है, इसको बी लिखा जाता है, इसको सी लिखा जाता है, इसको डी लिखा जाता है, इसको ई लिखा जाता है और इसको एफ लिखा जाता है। तो मतलब कितना बेस हो गया? 16। टोटल कितने आए दोस्तों? 16। तो आगे कितना आएगा इसका ऑप्शन? 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। If the following operation are done on the stack, then the what will be the sequence of instruction? Push 4, push 9, pop, push 5, pop. देखिए यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचलन ऑपरेशन किया जाए तो संस्थाओं का अनुक्रम क्या होगा? वही चीज है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके प्रीवियस में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। देखिए दोस्तों, एक स्टैक बना लीजिए सिंपल सा। जो भी क्रिया आप करेंगे, जो स्टैक में डालेंगे उसको कहते हैं पुश, ठीक है दोस्तों। और जो इससे बाहर निकालेंगे उसको कहते हैं पॉप। पहले आया दोस्तों, देखिए 4 डाला गया, मैंने इसमें 4 लाके रख दिया, ठीक है। फिर डाला गया 9, तो इसके ऊपर आएगा हरदम 9। देखिए सीक्वेंस देखिए कितना अच्छा। अब कह रहा कि एक पॉप, तो एक पॉप करोगे दोस्तों तो 9 बाहर आ जाएगा। फिर से पुश किया तो इसके ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये 9 यहां से निकल गया, तो अब क्या आ गया? 5। फिर क्या कह रहा? फिर कह रहा पॉप, तो फिर 5 बाहर आएगा। और फिर कह रहा है इसके बाद पॉप, तो फिर क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब कितने पुश थे? 3 पुश थे, 3 पॉप। इसमें मिलाइए, कोई ऑप्शन मिल रहा है? 954। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, 954। ठीक है, कितना सिंपल स्टैक पूछा गया है दोस्तों। देखिए फ्लिपकार्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है? अब जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में कितने पूछे जाते हैं। पहले बताइए 4 तरीके कौन कौन से? देखिए B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा पूछा जाता है बिजनेस टू कस्टमर,
और तीसरा पूछा जाता है, कहीं कहीं पे कंज्यूमर लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, कस्टमर टू बिजनेस, और चौथा पूछा जाता है कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, तो अब हमें बताना है फ्लिपकार्ट कैसा है। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट कैसा है? फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है, मतलब फ्लिपकार्ट कैसा है? फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कस्टमर को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिजनेस टू कस्टमर। यहां पे देखिए कहीं पे बिजनेस टू कस्टमर है, ये देखिए बिजनेस टू कस्टमर। अब आपको ये अच्छी तरीके से रट गए होंगे, आपको चाहे जितनी कंपनियां दें वो आप उसमें बता ले जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूं एक ओलेक्स पे बेच दो, ओलेक्स पे बेच दो, आता था ना, हर एक सामान ओलेक्स पे बेच दो। ओलेक्स कैसा? ओलेक्स दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर है, कस्टमर ही ओलेक्स में अपना सामान लगाता है और कस्टमर ही बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो कस्टमर टू कस्टमर हुआ, और जो बिजनेस टू बिजनेस बोलेगा उसको बी टू बी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पे देखिए, द एग्जीक्यूशन ऑफ 3 कोड ऑफ डेसिमल 2 इज, दशमलव 2 का एक्सेस कोड क्या है। अब इसमें बताया था कितने तरीके के कोड, मैंने आपको बताया था। एक तो ग्रे कोड बताया था, ग्रे कोड पहला पूछा जाने वाला, दूसरा बीसीडी कोड, बीसीडी कोड, और तीसरा दोस्तों पूछा जाता है, तीसरा पूछा जाता है एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। इसमें कौन सा ऑपरेशन होता है? इसमें एक्सऑर ऑपरेशन होता है। बीसीडी और एक्सेस 3 कोड तो अभी ये डिस्कस करने वाला। पहली बात तो इसमें और 3 क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है? ये वेटेड कोड है, ये पूछा जाता है बार बार, ये वेटेड कोड है। ये वाला दोस्तों अनवेटेड कोड है। ये क्या है? अनवेटेड कोड है, अनवेटेड कोड है। ये भी क्या है दोस्तों? अनवेटेड कोड है, अनवेटेड कोड है। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछा था। अब इसका देखो, एक्सेस 3 कोड कैसे निकालेंगे? 2 का निकालना है तो सबसे पहले आप 2 की बाइनरी लिख लीजिए, 4 अंक में हरदम बाइनरी लिखना है। इसमें क्या कह रहा है? 3 एक्सेस कोड, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस 3 जोड़ देना है। इसमें 3 जोड़ना है। 3 की बाइनरी कितनी होती है? ये लीजिए 3 की बाइनरी, ठीक है, ये 2 का है और इसमें 3 का जोड़ देना है। देखिए दोस्तों 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 0 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 और ये 0, कहीं पे मिल रहा है क्या? 0 1 0 1, देखिए 0 1 0 1, तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए बस। Which of the following HTML tag is the used to the enter the web document? वेब दस्तावेजों में इमेज प्रविष्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं SRC इमेज, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? IMG का किया जाता है। जब हम किसमें, जब कोई देखिए डेस्कटॉप से या किसी कंप्यूटर में कहीं भी आपका रखा हो तो आप उसमें एक टैग लगाते हैं SRC IMG, ठीक है, तो आपका हो जाएगा IMG, ध्यान रखिएगा। स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड व्हाइल द प्रेसिंग एनी की इज द पावर पॉइंट इज, पावर पॉइंट में किस कुंजी को दबाने हेतु स्लाइड शो को रोक दिया जाता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एस्केप ऑल्ट एंटर और कंट्रोल किसको दबाया जाता है? एस्केप को दबाया जाता है। हाँ, स्लाइड को फुल स्क्रीन पे कंटिन्यू लाने के लिए किसको दबाया जाता है? F5 को, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आ जाइए अगला, फिर से इस टैग का क्वेश्चन। गुड, if the following operation are the done on a queue, then what will be the sequence of the instruction? Push 2, push 5, pop, pop, push 8, push 6, pop, pop। यदि किसी क्यू पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा? अब आ जाइए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेशन पे आइए आप। बिल्कुल दोस्तों, मेरे पढ़ाने के तरीके अलग है, टाइम 1 भी मिनट नहीं दूंगा और लगातार क्वेश्चनों पे वार करूंगा। जैसे आपके कमेंट आते हैं उस अकॉर्डिंग मैं क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है, बस थ्योरी 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। आइए इसमें पुश डालते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों? डालने वाले को पुश और निकालने वाले को क्या बोलते हैं? पॉप बोलते हैं। पहली बात, पुश आया, 2 मैंने इसमें रख दिया, फिर आया 5 इसके ऊपर रख दिया, पॉप 2 बार आया तो पॉप पॉप करो दोस्तों, 5 बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद ये वाला देखिए पॉप हो गया, ये वाला पॉप हो गया, फिर 2 आ गया बाहर। उसके बाद पुश मैंने किया 8 इसके ऊपर ला दिया, फिर मैंने पुश किया देखिए 6, फिर इसके ऊपर ला दिया, पॉप करे 2 बार, ये देखिए 6 को बाहर ला दिया और 8 को बाहर ला दिया, 8 को बाहर ला दिया। इसमें मिलाइए 5 2 6 8, 5 2 6 8 दोस्तों, चुटकियों में यूं कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, 3 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, for find the work of the NAND gate or the transformation of circuit of the NAND gate, how many minimum number of the NOR gate is the needed? कितना सिंपल क्वेश्चन है। NAND NOR and OR, NAND NOR and OR, याद है वो सीरीज NAND NOR and OR, NAND NOR and OR की एक सीरीज बताया था।
ठीक है। अगर दोस्तों और मेरा कुछ डिस्क्रिप्शन वीडियो भी इसके पड़े हुए उसमें मैंने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और अभी मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी वाले पेपर में दूंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि नैंड गेट के सर्किट के कार्य को प्राप्ति हेतु नॉर की कितनी, तो 2 3 1 4 मतलब कितनी चाहिए नैंड नॉर, एंड और में 4 3 2 1, ठीक, 4 ऑप्शन सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम थे बीइंग एक्टिव ऑन टॉप ऑफ द MS DOS सपोर्ट्स 16 बिट, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, 16 बिट एंड 32 बिट प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के ऊपर क्रियाशील होते हुए 16 बिट और 32 बिट रिक्तिपूर्ण प्रीएम्प्टिव एवं सहयोगी बहुकारक कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। इसको दोस्तों छोटा करो, यहां पे पहले छोटा कर देते उसके बाद समझते हैं। देखिए पहले क्या था, मेरे पास डॉस था, डॉस क्या है, सिंगल यूजर था, सिंगल यूजर। जितने क्वेश्चन पूछे सब डिस्कस करो। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। इसका मतलब क्या था दोस्तों, डॉस का मतलब एक यूजर एक टास्क पे काम करेगा, ठीक है। कितने बिट का था दोस्तों, ये था 16 बिट लेंथ, ध्यान रखिए। उसके बाद जो विंडो 95 आई थी दोस्तों, विंडो 95 ये 16 बिट और 32 बिट दोनों को सपोर्ट करने लगा था। 16 बिट और 32 बिट दोनों को सपोर्ट करने लगा था। कौन सा दोस्तों, विंडो 95। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विंडो 95। और समझिए जो इस समय विंडो 7 था, इसके बाद पॉपुलर कौन सा हुआ, 2003 हुआ, 2007 आया, ठीक है। विंडो 7 इसके बाद विंडो जितनी भी सीरीज आई दोस्तों, देखिए विंडो 7 32 बिट और 64 बिट में उपलब्ध हुई, ठीक है। विंडो 8 आई। अब इसके बाद विंडो 10 आया, उसके बाद विंडो 11 चल रहा है। आप जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे कौन चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में कौन चल रहा है, विंडो 11 जो कितने बिट की है दोस्तों, 64 बिट का विंडोज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, ठीक। ये है विंडो 95। इसका आंसर कहीं पे मिल रहा है क्या, ये देखिए लिखा है विंडो XP, विंडो 95, विंडो 7, विंडो 10, कौन सा है, विंडो 95, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं, यहां आ जाइए। रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क इज द डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्किट व्हिच इज द नोन एज। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतह को संकेंद्रित कंसेंट्रिक सर्कल में विभाजित किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंडर, ट्रैक, ड्रम और सेक्टर। पहली बात तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि इसका डायग्राम होता कैसे, देखिए इसका डायग्राम इस तरीके बनेगा। ये क्या है, ये एक सेक्टर, इसको फिर हम कंसेंट्रिक सेक्टर में काट दिया जाता है। ये देखिए यहीं पे डाटा आके फिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसमें कौन सा आया दोस्तों, ये क्या है, ये है ट्रैक, ये क्या है, ट्रैक। एंड ये क्या बन गए दोस्तों, ये वाले ये बन गए सेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये बन गए सेक्टर। तो हमको पूछा क्या है, ट्रैक पूछा, ये लीजिए ट्रैक। क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्किट व्हिच इज द नोन एज ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन स्टॉकिंग। निम्नलिखित में से हरित संगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है। हरित संगणना मतलब कि अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हरित संगणना के संबंध में मतलब कंप्यूटर के फील्ड में क्वेश्चन पूछना, आपको हरित के बारे में नहीं बताना है। हरित संगणना मतलब जब ग्रीन इवोल्यूशन की बात होती है, वो जो कृषि विभाग का, अगर वो ऑप्शन में आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है उसको समझते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड रिलेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। या पर्यावरण की दृष्टि से कंप्यूटरों एवं संबंधित संसाधनों का उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। इट इंक्लूड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट। इसमें ऊर्जा सक्षम संगणना उपकरणों का कार्यान्वयन शामिल है, बिल्कुल सही है। दिस
gathering is and the emerging technology to make the devices powerful and the reliable। यह संगणना उपकरणों को सशक्त एवं विश्वसनीय बनाने हेतु एक उभरती हुई तकनीक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने बताया, देखिए इसको हरित प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। नहीं दोस्तों, यही गलत है। मतलब ये क्या है, ये देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसलिए ये मैंने रॉन्ग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following data retrieval policy is the follow by the stack? स्टैक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी डाटा पुनः प्राप्ति पॉलिसी का अनुसरण किया जाता है? नॉन सीक्वेंस, लास्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम लास्ट आउट। दोस्तों मैंने कल भी इसको समझाया था कि ये लास्ट कम फर्स्ट आउट। यहां थोड़ा समझिए, स्टैक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर किया हूं। जैसे देखिए, एक एलिमेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मतलब जो लास्ट आया दोस्तों वही क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट हो जाता है। इसलिए LCFO का प्रयोग किया जाता है। और इसी को दूसरे भाषा में पूछेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, लीफो। ये भी स्टैक का ही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आने वाले को पुश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको जाने वाले को, निकालने वाले को पॉप कहते हैं। मींस ये आ जाए, ये आ जाए, ये सभी स्टैक में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउजर इज। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? वेब ब्राउजर का मुख्य क्या है? कंप्रेस HTML कोड, डीकंपाइल कोड और इंटरप्रिएट HTML कोड, कंपाइल HTML कोड। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य HTML कोड को इंटरप्रिएट करना है। यहां इंटरप्रेशन का तात्पर्य क्या है? लाइन से लाइन कार्य करना। क्या करना होता है दोस्तों? इंटरप्रेशन का कार्य लाइन से लाइन कार्य करना। लाइन टू लाइन, या इसी को बोल दीजिए आप से फ्रॉम कह दीजिए। लाइन टू लाइन क्या करना है? कार्य करना होता है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक और दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कैसे? वहां पे कंपाइलर, जब इंटरप्रिएटर की बात आती है तो कंपाइलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, वो एक पूरे पेज को कन्वर्ट करता है। वहीं पे इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द नॉट नीड ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता नहीं है? क्या है? आवश्यकता नहीं है। कैपेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन शक्ति की सक्षम प्रयोग, रिलायबिलिटी और लो कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और लार्ज इन साइज। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इसका बेनिफिट बताया था। आप मेरे प्रीवियस वाली वीडियो में चले जाइए, वहां पे मैंने 8-10 इसके बेनिफिट लिख रखे हैं, और वहां से आप समझ लीजिए कि इसका देखिए लार्ज इन साइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ी सी डिफिनीशन जान लीजिए। एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता, संसाधन शक्ति का सक्षम प्रयोग, विश्वसनीयता, बिजली की निम्न उपभोग, आकार में छोटा तेज आदि है। कहिए तो मैं लिख देता हूं। चलिए मैं लिख देता हूं 1 by 1, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा है दोस्तों? विश्वसनीयता, नहीं तो फिर से आप भूल जाएंगे। आप पिछली वाली भी वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी तरीके से सारी चीजें याद रहे। बिजली का निम्न उपभोग, ठीक है। तीसरा, आकार में छोटा तेज आदि है। आकार में छोटा तेज आदि है। तो ये क्या है दोस्तों? इसमें कौन सा आया? ये देखिए, आकार में छोटा, ये यहां पे ये वाला, ठीक है। आकार में छोटा, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। Which logic gates are the needed to the made half adder? AND gate and the NOT gate, AND gate एवं NOT gate, AND gate and OR gate, XOR and OR gate और XOR and AND gate। बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ये। Which logic gates are needed to the made half adder? हाफ एडर कैसे बनता है? ये देखिए, मैं हाफ एडर इसको यहाँ पे बना देता हूं। यहाँ पे आप एक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? यहाँ पे
अगर हम करेंगे तो इसका सम होगा। ठीक है, एक XOR ले लीजिए, एक एंड ले लीजिए और बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। ये कौन सा हो जाएगा, वो उसको ये दिया तो इसको बी दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कैरी आ जाएगा। मीन्स कौन सा सही हुआ है दोस्तों इसका, XOR और एंड गेट, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द इंक्लूडेड इन दी क्लास। क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ग के तहत आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों, क्विकर भी ओलेक्स की तरह है, मतलब कि इसमें कस्टमर ही लगाएगा, कस्टमर ही बेचेगा। मींस इसका ऑप्शन पहला ही वाला सही है, C2C, B2C, B2G और B2C। चार तरीके के पूछे जाते हैं, कौन कौन से इसमें भी बता देता हूं दोस्तों, B2B और B2C और C2B और C2C, 1 2 3 और 4 तरीके के ऑप्शन, 4 तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए, 3 टायर्स स्ट्रक्चर ऑफ द DBMS इज द ANSI स्पार्क एक्सटेंडेड स्पार्क इज। ANSI स्पार्क में DBMS की त्रिस्तरीय संरचना स्पार्क का विस्तार है। सिस्टम प्लानिंग एंड इक्विपमेंट कमिटी, सिस्टम प्लानिंग एवं रिक्वायरमेंट कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी, सिस्टम प्लानिंग एंड रीअसेसमेंट कमिटी, और डी क्या है, सिस्टम प्लानिंग एंड रिव्यू कमिटी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट होता है। पहली बात तो ANSI स्पार्क, ANSI स्पार्क का थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, नहीं तो मेरे भी दिमाग से निकल सकता है। स्पार्क का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स यहां होगा, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट स्पार्क। ठीक, तो कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन, ए बी डैश है, ए बी है और ए डैश बी है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं दोस्तों इसको आप के मैप से निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी निकलेगा। यहां पे देखिए के मैप वाली क्रिया हम लोग कर लेते हैं, कौन वाली क्रिया कर लेते हैं, के मैप वाली क्रिया कर लेते हैं। इधर देखिए 4 का बॉक्स बनाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये बुलियन से पूछा है, अभी मैं बुलियन से भी बता दूंगा। यहां पे देखिए ये क्या है, बी और बी बार, क्या होगा दोस्तों, बी और बी बार, ए बार और ए। यहां पे क्या क्या आएगा, यहां हमारे पास ये वाली ये है, तो ए और बी बार, देखिए ए और बी बार, एक यहां पे डाल दीजिए, ए बी पूछा है, ए बी यहां पे आ गया, और ए बार बी यहां पे आ गया। एक पेयर दोस्तों ये बन गया और एक पेयर ये देखो यहां पे बन गया। तो y इक्वल टू क्या निकला दोस्तों, यहां पे देखिए a आ गया और यहां पे क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। आपका ऑप्शन आपका आंसर आ गया a प्लस बी, डी ऑप्शन सही। ठीक, इसको अगर बुलियन एक्सप्रेशन से निकालना है दोस्तों तब क्या करेंगे उसको, चलिए आइए डिटेल में मैं बता देता हूं। बुलियन एक्सप्रेशन से y इक्वल टू ए बी बार ए बी डैश प्लस ए बी प्लस ए डैश बी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ए जो है वो बी प्लस बी डैश की प्रॉपर्टी देता है, मींस कि ए डैश बी बचा यहां पे, और यहां पे ए प्लस ए डैश बी, जहां पे दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, अब जब ए इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, एक स्टेप छूट गया क्या, रुक जाइए, नहीं तो आप कहेंगे कि एक स्टेप कहां गया सर, उसके लिए भी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ए इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी आ जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, ए डैश बी। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ए प्लस ए बी और प्लस ए डैश बी, फिर से यहां पे कॉमन ले लेंगे तो ए 1 प्लस ए बार, जो प्रॉपर्टी है उसको बस रखते जाइए, ए बी प्लस ए डैश बी। इसके बाद क्या बना दोस्तों, ए प्लस ए बार प्लस ए बी प्लस
ए बी। इसके बाद क्या बना, इसके बाद बनेगा ए प्लस ए बी, अरेंज कर दिया ए डैश प्लस ए डैश बी। ठीक, इसके बाद ए कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी और प्लस ए यहां से कॉमन ले लीजिए और ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ए प्लस ए बार और एक में ए प्लस बी। इसके बाद क्या आ गया, ए तो 1 हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, वही तो आया। तो दोस्तों मैं जैसा कह रहा हूं ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये वाला करना ज्यादा आसान है, ये वाला आप मेथड अपनाइए, जो मैं चाहता हूं वही करिए जिससे आपको जल्द से जल्द आंसर मिले। वैक्यूम ट्यूब वर द रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर इन द, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो किस में किया गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड जनरेशन में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था। क्या आया था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, याद कर लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। और थर्ड जनरेशन में दोस्तों, थर्ड जनरेशन में आया थर्ड जनरेशन में आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में दोस्तों कहा जाए तो क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर आया। और फोर्थ जनरेशन हो गया। 5 जनरेशन में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कमाल हुआ। इतना समझ में आया। तो कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। एक्सेस 3 कोड को डेसिमल 3 इस 0.3 का एक्सेस 3 कोड है। अब पहली बात तो समझ लीजिए दोस्तों, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से, यहां पे आ जाइए। पहला ग्रे कोड, पहला किससे पूछा जाता है दोस्तों, ग्रे कोड से, ग्रे कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बीसीडी कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा एक्सेस 3 कोड जो इसमें है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। ग्रे कोड क्या है दोस्तों, ग्रे कोड है अनवेटेड कोड। क्या है दोस्तों, अनवेटेड कोड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। और यहाँ पे बीसीडी कोड क्या है दोस्तों, ये है वेटेड कोड। ये क्या है दोस्तों, वेटेड कोड है। एक्सेस 3 कोड क्या है दोस्तों, ये भी अनवेटेड कोड है। क्या है दोस्तों, अनवेटेड कोड है। अब यहां पे आ जाइए, अनवेटेड कोड है ना, इसमें कौन सा ऑपरेशन काम करता है दोस्तों, एक्सऑर ऑपरेशन काम करता है। प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, इसके आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां एक्सेस 3 कोड पे वार करते हैं, देखिए 3 का है तो सिंपली दोस्तों 4 अंक पे हम 3 लिख लेते हैं, क्योंकि बीसीडी हमारी 4 अंक की होती है, 4 अंक के तहत हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें 3 जोड़ना है, फिर से इसमें आप 3 सिंपली जोड़ दीजिए। देखिए 110, यहां पे 1 आया, 111 का 1, फिर यहां पे 1 आया, ये देखिए आ गया। इसका आंसर क्या है देखो, 0110, मतलब कहीं पे मिल रहा है गुड, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ जाइए। एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर 10011 एंड द 11101 आर, ये आपका हिंदी वर्जन है। 10011 एवं 11101 द्विवर्ग मींस बाइनरी नंबरों का योग क्या होगा। सिंपल है, योग निकाल लेते हैं तुरंत। 10011 11101, देख लीजिए 110, यहां पे कैरी आ गई 110, फिर कैरी आ गई, फिर 0, फिर कैरी आ गई, फिर 0, फिर कैरी आ गई 11, कहीं पे मैच किया 11 टाइम 0, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट में बताइए कि बाइनरी सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट आपको चाहिए, चुटकियों में इसी तरीके आंसर मिलेगा। यहां पे आ जाइए 83 नंबर के क्वेश्चन पे। एड्रेस है 220.50.50.10 इज द रिलेटेड टू, पता एड्रेस से संबंधित क्लास डी, क्लास सी, क्लास ए और क्लास बी। चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो पहले इसकी हम एड्रेस रेंज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, एड्रेस रेंज। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं ये क्वेश्चन करवा रखा हूं। एड्रेस रेंज इसकी निकाल लीजिए। एड्रेस रेंज इसकी कितनी है, क्लास ए की एड्रेस रेंज है दोस्तों 0 to 126, याद होना चाहिए। ये कहीं पे 127 भी मिलता है, बार बार मैं बता चुका हूं। बी का लिख लीजिए 128 to 191, ठीक है। फिर सी का लिखिए 192 to 223, फिर यहां पे आ जाइए 224 to 239, ठीक, और 240 to 254, ये मिलता है कहीं पे 255, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, और ये क्लास डी है, और ये क्लास ई है दोस्तों। यहां पे समझ में आ गया। अब देखिए ये किस रेंज में आ रहा है आपका 220 से आपको पकड़ना है, ये किस रेंज में आ रहा है बताइए। ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब सी सही है,
ठीक, क्लास सी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेकिंग फुल एडर नंबर ऑफ द हाफ एडर रिक्वायर आर, एक पूर्ण एडर निर्मित करने हेतु आवश्यक अर्ध एडर की संख्या है। अर्ध एडर का निकालना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। चलिए आइए बना लेते हैं। यहां पे देखिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, एक पूर्ण एडर को निर्मित करने के लिए हमें दो हाफ एडर चाहिए होता है। क्या चाहिए, 2 हाफ एडर चाहिए होता है, 2 हाफ एडर चाहिए होता है। ठीक है, 2 हाफ एडर की आवश्यकता होती है। यहां पूर्ण एडर में 3 इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं दोस्तों, पहली बात तो समझ लीजिए, 3 इनपुट होंगे। ठीक है, 3 इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। कितने आउटपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। तो बना लेते हैं ए और बी। यहाँ पे ए इनपुट आया और यहाँ पे बी आया। ये क्या है दोस्तों, ये है हाफ एडर, ये है हाफ एडर। तो यहाँ पे एक कैरी रहेगा, ठीक, और यहाँ पे एक सम रहेगा। इसके बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाइए और ये हमारा एक बन गया। तो इसके बीच में क्या लगाइए, फिर से एक लगा दीजिए और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा और इस पे बी आएगा। ए भी क्या है, ए भी एक हाफ एडर रहेगा और ये वाला कैरी यहाँ पे जो रहेगा ये इससे मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आउट, जिससे आपको मिल जाएगा सी आउट। और इधर ये वाले से क्या मिलेगा, इससे मिलेगा सी इन, मतलब इनपुट दे रहा है। और इसके बाद ये तो सी हो गया, तो यहां से एक सम निकलेगा और यहाँ पे चला जाएगा सम। तो दोस्तों हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए अच्छे से। मतलब फुल एडर के लिए, फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर प्लस और गेट चाहिए। क्या चाहिए, 2 हाफ एडर प्लस कौन सा गेट आपको चाहिए, ये कौन सा है, ये देखिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ये वाले टर्म को क्या कहते हैं, ये वाले टर्म को। अगर हम इसी को इस तरीके बना दूं तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये एंड गेट है। और इसको इस तरीके में बना दूं तो ये क्या चाहिए, और गेट, मतलब कि यहां पे चाहिए और गेट। ठीक है, सिंपली फुल एडर के लिए। और दूसरा लिखिए फुल सब्सट्रैक्टर के लिए, डिस्क्रिप्शन फुल लीजिए। फुल सब्सट्रैक्टर के लिए क्या चाहिए दोस्तों, 2 हाफ सब्सट्रैक्टर प्लस और गेट चाहिए। 2 हाफ सब्सट्रैक्टर प्लस और गेट चाहिए। ठीक है, प्लस और गेट चाहिए। अगर हमें फुल एडर निकालना है, फुल सब्सट्रैक्टर हो गया, अब हाफ एडर, फुल एडर हो गया। हाफ एडर निकालने के लिए, हाफ एडर निकालने के लिए एक्स और गेट प्लस एंड गेट चाहिए। एक्स और गेट प्लस एंड गेट चाहिए। ठीक है, आपको पूरी तरीके से रट गया होगा। इन सब में डिफरेंट आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक, द एंक्रोनिम ऑफ द एनसीपी यूज्ड इन ARPANET इस प्रयोग द एनसीपी का संक्षिप्त नाम है। एनसीपी क्या है, नेटवर्क ऑफ द कोलिजन प्रोग्राम, नेटवर्क कोलिजन प्रोग्राम, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेशनल कोलिजन प्रोटोकॉल। तो आप जानते हैं कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET का डेवलप कब किया गया था दोस्तों, 1969। ठीक है, अमेरिका में डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following is not a web browser? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर नहीं है। आप जानते हैं क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आ गया दोस्तों ये एज आ गया है इसके स्थान पे। अब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज ब्राउजर आ गया है। मोजिला फायरफॉक्स मतलब कौन सा नहीं है, MapReduce नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us consider that the size of the float variable is a byte if any tables has बेस एड्रेस 100। इस तरीके के प्रीवियस पेपर में भी इसी के
प्रीवियस पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। द एड्रेस ऑफ द फोर्थ सेल विल बी, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है वह मानते हुए कि फ्लोट वेरिएबल का आकार 4 बाइट और यदि किसी सारणी का आधार पता मतलब बेस एड्रेस 100 है तो चौथे सेल का पता होगा। चौथे सेल का पता होगा मतलब इसको कैसे निकालना है दोस्तों, 100 इसके पहले मैंने बता चुका हूं और 4 - 1 और इंटू 4 तो मतलब 100 प्लस कितना आ गया 12 आ गया, ये 3 आ जाएगा 4 3 12 तो कितना हो गया दोस्तों मतलब 112। ठीक है, देखिए इसमें 112 है कहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए डेंसिटी ऑफ द इंटरनल ट्रैक मोस्ट आउटर ट्रैक डेंसिटी इज डैश आउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंतरतम ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से जानते हैं अधिक होता है, इक्वल नहीं होता है, लेस देन या लेस देन नहीं होता है। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हटाओ यहां पे और इसको समझिए। इसका ट्रैक कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है। ठीक है, ये ट्रैक है। अब यहां पे जो आउटर मोस्ट होता है दोस्तों तो इसके इंटरनल मोस्ट में क्या होता है, घनत्व तो अधिक होता है कंपैरिजन टू इसके, समझ में है, तो ये मोर देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द 0 to n रो नोटेशन एंड 0 to m कॉलम नोटेशन इज 0 से n तक की पंक्तियों सूचकांक और वर्ग 0 से वर्ग m तक के स्तंभ सूचकांक के सारणी का आकार सेल की संख्या क्या होगी। देखिए इसके पहले ये वाले ये इस तरीके के क्वेश्चन एक और मैं डिस्कस कर चुका हूं जिसमें दोस्तों 0 से n तक की पंक्ति सूचकांक तथा 0 से m तक की स्तंभ सूचकांक मतलब रो और कॉलम है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा दोस्तों, A00 A01 और A02 और A0 मान लीजिए M इधर ले लिया। ठीक है, अगर यहां पे बनाना चाहता तो 10 A11 और A12 और A1M हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और बढ़ा के लिखेंगे तो A0 और AN1 और AN2 और ANM, ये समझ में आया, सिंपल सी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां अगर रो की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा और कॉलम की बात करूंगा तो m+1 हो जाएगा दोस्तों। तो अब पूरी सारणी का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, n+1 और m+1। ठीक है, कहीं मिल रहा है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समय आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, यही मेरी स्ट्रेटजी है दोस्तों। ठीक है, अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसको भी तोड़ मरोड़ के पूरा ओपन करके समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम्स द डिफरेंट सिंबल आर द यूज्ड टू। ऑक्टल नंबर सिस्टम आप जानते हैं 00 00 001 10 11 1 00 101 110 111 मतलब 0 3 के डिजिट में होता है 0 to 7। याद करिए, इसको मैं बता चुका हूं, जिसका बेस क्या होता है 3 के डिजिट में होता है और बेस इसका क्या होता है, बेस 8 होता है। मतलब ये कितने की बाइनरी, 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7 मतलब कितना आया, कहीं पे है ऑक्टल 8। ठीक, ध्यान रखिए ये कितना है टोटल 1 to 8 मतलब 1 to 7 नहीं 1 to 8 0 to 7, ध्यान रखिए एक इसमें सब में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 1 to 1। 1 to 1 का बाइनरी निकालना है, सिंपल, वेरी सिंपल दोस्तों। 1 to 1 देखिए बाइनरी निकालने के तरीके आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। पहली बात तो इसको 2 से आपको डिवाइड करना है तो कितना आया, देखिए 60 आया, यहाँ पे 1 चला गया, 60 दूना ये, फिर से 2 से डिवाइड करिए 30 आ गया, 1 चला गया, 2 से डिवाइड करिए 15 आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, यहाँ पे भी 0 आ गया। ये क्या है दोस्तों, ये है जो आपका रिमाइंडर आता है वो संख्या होती है और ये तो भागफल होता है, आप जानते हैं डिवाइड डिविडेंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, भाजक भाज भागफल और शेषफल। ठीक है, यहां पे आ जाइए 2 से इसको डिवाइड करिए कितना है 7 आया 1 आया, 2 से डिवाइड करिए 3 आया 1 आया, 2 से डिवाइड करिए 1 और 1 आ गया। इसको सिंपल देखिए इधर से इधर को लिखा जाता है, मींस इसको बोलते हैं दोस्तों MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं दोस्तों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे क्या बोलते हैं, इसको LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट और बिट का। ठीक है, इधर से इधर को बाइनरी ये लिखी जाती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए 1 1 1 1 4 1 0 0 1, कितना सिंपल है दोस्तों। और एक तरीके आपको मैं बताता हूं इसमें, अगर ये भी नहीं समझ में आता तो क्या करें,
ठीक है, एक सीरीज चलती है दोस्तों 0 1, इसको हटाओ, जीरो को हटा दो, जीरो को मत काउंट करो, ठीक है। यहां पे आ जाओ, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, ये सीरीज को आप कितनी भी लेके चले जाओ, इसमें जो मैच करता है दोस्तों वहां पे 1 1 डाल दो, जो नहीं मैच करता वहां पे 0 0 डाल दो। देखिए दोस्तों, इनको ऐड करना होता है, जैसे 128 कितने के पूछा है, 121, तो 128 नहीं काम करता, मतलब इसको हटा दो। 128 पे हमें वार ही नहीं करना है, ठीक है, हमको किस पे करना है, 64 पे वार करना है ना। देखिए 64 और 32 भी जुड़े, 16 जुड़ गया, 8 जुड़ गया, दोनों 0 1 121 बन गए, ठीक है। वेरी सिंपल दोस्तों, समझ में आया। जो डिजिट यूज हो रही है उसको 1 डाल दो, जो नहीं यूज हो रही है उसको 0 डाल दो, तुरंत बाइनरी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। फॉर द रिप्रेजेंट द वीक एंटिटी इज द ईआर फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज यूज्ड, कमजोर सत्ता के प्रतिनिधित्व हेतु ईआर चित्र में निम्नलिखित में से कौन से आकार का प्रयोग किया जाता है। अंडाकार किया जाता है, मींस ओवल, लाइन ऑफ द पॉइंट ओवल, सॉलिड लाइन, री परपेंडिकुलर मतलब सिंगल सॉलिड लाइन, समकोण एकल ठोस और समकोण दोहरी ठोस रेखा मतलब परपेंडिकुलर डबल सॉलिड लाइन। देखिए किसका किया जाता है, परपेंडिकुलर डबल सॉलिड लाइन का इसमें प्रयोग किया जाता है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप जान लीजिए। एक एंटिटी एक वास्तविक दुनिया वस्तु या अवधारणा है जो अपने आप ही मौजूद है। एक एंटिटी के लिए सभी संभावित मूल्यों का समूह एंटिटी प्रकार है। जैसे स्टूडेंट के लिए एक एंटिटी, किसके लिए दोस्तों, स्टूडेंट मान लीजिए, स्टूडेंट के लिए एक एंटिटी की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार कमजोर सत्ता के लिए ईआर चित्र में समकोण दोहरी ठोस लाइन बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीम के लिए कमजोर सत्ता क्या होगी, टीम, ठीक है दोस्तों, इसको डबल लाइन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a not characteristic of the embedded system? निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम का चरित्र नहीं है। मल्टीफंक्शन, टाइटली कंस्ट्रेंट, सिंगल फंक्शंस और रिएक्टिव एंड रियल टाइम। इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों 93 में एक और ऑप्शन बनता है जो है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। रिएक्टिव एंड नहीं सही है दोस्तों, चारों ऑप्शन इसमें है, जिसमें आपका दोस्तों इसमें मल्टी फंक्शन ऑप्शन सही होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कौन एम्बेडेड सिस्टम का चरित्र नहीं है, इसमें मल्टी फंक्शन नहीं होता। एक और ऑप्शन इसमें बनता है दोस्तों, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। Which of the following is not a world level in the ANSI Spark 3 level architecture of the DBMS? DBMS के ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है। इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसका सी ऑप्शन सही है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बातें मैं डिस्कस करूंगा और इसको बना के रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यूजर। सबसे पहले क्या होता है, यूजर। एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर फॉर डाटाबेस का है दोस्तों। इसके बाद मल्टीपल यूजर व्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल यूजर व्यू, मल्टीपल यूजर व्यू होता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये सब ऐसे जुड़ा होता है। इसके बाद होता है दोस्तों कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी, कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी, कम्युनिटी व्यू ऑफ डीबी का मतलब दोस्तों क्या है, डाटाबेस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद डायरेक्ट क्या मिल जाता है दोस्तों, आपको डाटाबेस मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल गया, डाटाबेस। इसे क्या कहते हैं, डाटाबेस। ये क्या है दोस्तों, डाटाबेस, यही है वो फिजिकल लेवल। क्या है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिजिकल लेवल। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए ये है, ये क्या है दोस्तों, ये है एक्सटर्नल लेवल, इसको लिखिए, ये है एक्सटर्नल लेवल। इसके बाद क्या है, ये एक्सटर्नल लेवल व्यू है। ठीक है, और ये क्या है, ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं,
ठीक है। और इसके बाद क्या है, इंटरनल लेवल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, इसको क्या है, ये है स्कीमा, ये भी क्या है, ये है स्कीमा। मतलब इसमें कौन सा सही है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल देखिए नहीं है। आपको ये डायग्राम से पूरी तरीके से इसको छोटा कर देता हूं, ये देखिए पूरी तरीके से इसका आंसर इसमें से पूरे कहीं बाहर का नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड, देखिए हाया वेटेड कोड क्या बताया था, अरे कहीं पे यहां लिख रहा है बीसीडी का, ये देखिए ये वेटेड है। एक्सेस 3 कोड क्या है दोस्तों, अनवेटेड है। ये क्या है, मैंने बोला था ना पहले ही क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्या है, अनवेटेड है। अनवेटेड, वेटेड कौन सा है, वेटेड है। ये पेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा का पूरा फ्री क्लास दूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक दोस्तों, बस आप मेरे चैनल पे लगे रहिए बस। HTML इज HTML क्या है दोस्तों, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML। आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप, आप देखिए HTML वेब डिजाइनिंग है, क्या है, किस काम में आता है दोस्तों, वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। क्यों, अच्छा आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल का जो टैब है जिसमें आप सर्च डालते हैं, जो उसमें जब लिख देते हैं दोस्तों, जैसे कोई नाम है, नेम पासवर्ड ये सब, वो जो बटन बनी होती है उस तरीके का, मतलब उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल से याद कर लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, C++, जावा, ये सब क्या है, वहीं पर जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट ये भी क्या है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। सब चीजें में डिफरेंट समझिए तभी काम होगा। लो लेवल आप जानते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कॉल्ड द प्राइमरी और मेन मेमोरी, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। यहां पे देखिए, मेमोरी स्टिक, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रैम को किसको बोलते हैं, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। थोड़ा सा इसका और डिस्क्रिप्शन जानते हैं, थोड़ी सी बातें देखिए। मेमोरी के दो पार्ट, मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन सा दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और यहां पे सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोला जाता है, वोलाटाइल दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है। वोला, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा हर एक जगह से बता दूंगा। यहां पे सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलाटाइल। अब इसके पार्ट होते हैं दोस्तों रैम और रोम, क्या होते हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका पार्ट होता है दोस्तों यस रैम और डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसका पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए, ये जो रोम है दोस्तों, ये भी कैसा है, ये भी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये फिक्स मेमोरी है। जब प्रोग्रामिंग की जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस समय इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कभी भी क्वेश्चन आए गलती नहीं करिएगा। इसमें सब दोस्तों क्या आता है, इसमें HDD आता है, हार्ड डिस्क, SDD, ये सब, ठीक है। जितनी भी टेप ड्राइव है, CD, DVD, ये सब चीजें इसमें आता है, ब्लू रे डिस्क, ये सब इसमें आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात यहां पे आई दोस्तों कि ये वाले का जब हम थ्योरेटिकली स्टार्ट करेंगे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए क्वेश्चन पे वार किया जाता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फेलर ऑफ द वन नोड कैन द डिसबैलेंस द होल नेटवर्क, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क स्थिति में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त, पुराना क्वेश्चन वही दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा। क्या इसका सही है, रिंग सही है। रिंग का स्ट्रक्चर देखिए, एक रिंग में बंधा है, इसमें कोई सा भी आप अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। मेश को आप स्ट्रक्चर देखिए, मेश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एवरी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ट्री का स्ट्रक्चर देखिए, ट्री का स्ट्रक्चर ये सब आएगा, ठीक है। बस का स्ट्रक्चर देखिए, ये सब आएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल जुबान पे रखिए सारी टोपोलॉजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following menus items in the MS PowerPoint contains the auto correct option? MS PowerPoint में निम्न मेनू आइटम में से कौन सा विकल्प में स्वतः सही विकल्प है? देखिए दोस्तों, इसका क्या सही है? टूल सही, व्यू फॉर्मेट, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अपने से आप पढ़िएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे समय नहीं वेस्ट करता हूं। Which of the following key combinations CSN be used in the Windows version of the MS Word टू इंसर्ट द करंट टाइम? फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था? फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों डेट के लिए पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में डेट के लिए मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट ऑल्ट प्लस शिफ्ट और प्लस डी, ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2016 में, और इसमें टाइम पूछ लिया, मतलब कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्ट टी प्लस ऑल्ट कंट्रोल ये सब नहीं होता। Which of the following option has a single valued attribute characteristic? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकल मांग सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट विशेषता है? अब आप समझ लीजिए कि दोस्तों जो एक से अधिक हो सके, जो एक से अधिक हो जाए वो सिंगल वैल्यूड में नहीं आता है, जो एक ही हो वो सिंगल वैल्यूड में आता है। तो ऑप्शन देखिए ईमेल एक से अधिक दोस्तों हो सकता है, 1 2 3 कितने भी। टेलीफोन नंबर एक से अधिक हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए बैंक अकाउंट एक लोग का एक से अधिक ये भी हो सकता है। लेकिन जेंडर या तो दोस्तों मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, और या तो फिर ट्रांसजेंडर होगा। क्या होगा दोस्तों? ट्रांसजेंडर होगा। लेकिन बात बता दूं कि इसमें से एक ही होगा एक कैंडिडेट, तो कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीडीएल कमांड ऑफ ओरेकल? अब ये इसका फुल फॉर्म आप सबसे पहले जान लीजिए, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है, इतना समझ में है। निम्नलिखित में से ओरेकल का डीडीएल कमांड क्या है? डिलीट, ड्रॉप, अपडेट, सेलेक्ट। तो अब यहां पे आप डीडीएल कमांड पहले लिखिए, कुछ डीडीएल कमांड है उनको डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद ये खुद ही अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला लिखिए क्रिएट दोस्तों, सेकंड लिखिए, सेकंड वाला अल्टर होता है, और थर्ड लिखिए दोस्तों इसका ड्रॉप होता है, और इसका फोर्थ लिखिए ट्रंकेट, ठीक है। देखिए अब इसमें से मैच कराइए, इसमें कौन नहीं मिल रहा? देखिए ड्रॉप है डीडीएल कमांड, लेकिन इसमें डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट ये किसके कमांड है दोस्तों? ये डीएमएल के, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा डिलीट, ठीक है, इसमें आएगा डिलीट, अपडेट आता है दोस्तों, अपडेट आता है, और सिलेक्ट भी आता है इसका कमांड, ठीक है। तो मतलब इसका बी ऑप्शन सही है जो डीडीएल कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू द स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड द डायमेंशन एरे। मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हमें आयामी सारणी की आवश्यकता होती है। कितने? मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? अरे दोस्तों 2 3 4 और 1 कितनी आवश्यकता होती है? इसकी 2 आवश्यकता होती है, जैसा कि आप जानते हैं। थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल दे दूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर मेमोरी में सभी तत्व जो है कैसे स्टोर होते हैं? कॉन्टिग्यूअस। कैसे स्टोर होते हैं दोस्तों? कॉन्टिग्यूअस एड्रेस का उपयोग कर, मतलब कि रैखिक रूप में संग्रहित होते हैं। इसलिए एक 2 आयामी मैट्रिक्स मतलब कि इसका डायमेंशनल एरे जो होता है वो स्टोर करने के लिए 2 आयामी पता मींस एड्रेस, ठीक है, 2 आयामी पता मींस एड्रेस, स्थान को 2 आयामी एरे की आवश्यकता हरदम होती है, मींस कि 2 इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट द entire DOM of the Unix operating system is the written in dash programming language। लगभग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कोड डैश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। यूनिक्स को आप जानते हैं कि वो किस में लिखा गया है दोस्तों? सी में लिखा गया, C++, फॉर्ट्रेन और पास्कल नहीं। दोस्तों मैं बता दूं यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों क्या है? दोनों सबसे ज्यादा दोस्तों लिनक्स पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बता देता हूं दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम टू सेम। ये एक ही फैमिली के आते हैं, लिनक्स भी आता है दोस्तों एक ही फैमिली का, और उसी फैमिली का आता है यूनिक्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूनिक्स में प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको लिखा कौन है, इसको भी यूनिक्स को भी लिखने वाले दोस्तों डेनिस रिजिज हैं, जो वेल लैब में ही लिखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
If in the any stack following the operation are the performed, then the sequence of the number will be. यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा? पुश 5, पुश 7, पॉप, पुश पुश। देखिए अब इसे छोड़िए क्या लिखा है, इसके प्रीवियस में भी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं इस तरीके का। देखिए एक स्टैक बनाइए आप जो किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है। किस एल्गोरिथम पे काम करता है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, ये किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जो भी एलिमेंट डालोगे दोस्तों उसको क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, और यहां में एलिमेंट निकालने को क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। चलिए इसमें जो ऑपरेशन दिया उसको परफॉर्म करते हैं। 5 डाल दिए दोस्तों, फिर उसके बाद 7 डाल दिए दोस्तों, अब इसके बाद पॉप कर दिया, पॉप कर दिया दोस्तों, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। पॉप 1 हुआ है तो यहां पे 7 देखिए मेरा बाहर आ गया। फिर क्या कह रहा, फिर पुश कर दिया दोस्तों, फिर पुश किया तो 8 इसके ऊपर आ गया। फिर से पुश कर दिया दोस्तों, 6 इसके ऊपर आ गया। फिर पॉप कर दिया दोस्तों, पॉप किया तो 6 मेरा देखिए यहां पे आ गया। अब फिर से पॉप कर दिया गया तो 8 यहां आ गया। फिर से पॉप कर दिया गया तो मतलब 5 यहां आ गया। मिलाइए डाटा दोस्तों, 7 6 8 5। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही, करेक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of the cells is the simplification of the 5 variables boolean function a b c d e। आप जानते हैं कि 5 परिवर्ती राशि वाले बूलियन फंक्शन f a b c d e के सरलीकरण हेतु के मैप का आकार, तो इसका मैंने फार्मूला बताया था 2 की पावर n। 2 की पावर n इसमें रख दीजिए दोस्तों। 2 की पावर n कितना दिया है, 5, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, यस दोस्तों 32। आंख मूंद कर आंसर, इस तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, बिल्कुल से इसको कंफर्म कर लीजिए। इन व्हिच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज द यूज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये सब छोड़िए, आप शुरू से देखिए। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, आपको मैं बताया था इसके पहले। सेकंड जनरेशन में क्या आया था दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या आया था दोस्तों, ट्रांजिस्टर। ध्यान दीजिए, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। थर्ड जनरेशन में दोस्तों आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस में आया, फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में क्या है दोस्तों, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप मिला लीजिए, आप फोर्थ जनरेशन कहीं पे दिख रहा है क्या, फोर्थ जनरेशन, यस ये लीजिए फोर्थ जनरेशन। दोस्तों इतना अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीखिए कि 80+ नंबर कंप्यूटर में आने चाहिए। बस मैं 100 की बात नहीं करता, लेकिन 80+ स्कोर होगा, जैसा कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे जब मैं आपको अपना डीवी लगा के आपको बताया था। यहां पे देखिए दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। इनमें से कौन सा समग्र विशेषता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ द डिपेंड्स एज। अब आपको बता दूं कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो छोटे छोटे दोस्तों, अगर हम बोले कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, तो यह एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो छोटे भागों से बनता है। जैसे इसमें से मैं बोल दूं कि डीओबी क्या है, डीओबी विशेषता को, विशेषताएं महीने, इसमें क्या है, डे है, ठीक है, इसमें डे है, मंथ है, क्या होता है, मंथ होता है, और इसमें ईयर होता है, मतलब छोटे छोटे से मिलकर बना होता है, ठीक है, मंथ वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। अतः ये क्या है, कंपोजिट, ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इसमें कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जेंडर नहीं, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ द डिपेंड्स एज। तो कौन सा सही है दोस्तों, यहां पे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइक अ पर्सनल चेक बट इट कैन बी द यूज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द वेरी स्मॉल बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत चेक के समान है परंतु बहुत छोटे कारोबारी लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड, ई कैश, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। अब इसका समझ लीजिए दोस्तों, देखिए पहली बात तो इसका फुल फॉर्म प्रीवियस क्लास में पूछा गया, प्रीवियस क्लास में मैं बताया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑटोमेटेड, और इसमें रहेगा ऑटोमेटिंग, ध्यान रखिएगा कभी गलती न कीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। जहां पे गलती होती है उसको मैंने लिख दिया। अब देखिए ई कैश इसका ऑप्शन सही है। छोटे से लेन देन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ई कैश का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर रेखीय नॉन लीनियर डाटा, देखिए आप यहां पे क्या मिला, ग्राफ, मैट्रिक्स, क्यू और लिंक लिस्ट, ये भी देखिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। ये किस में आता है दोस्तों, ये भी लीनियर है, एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। और लिंक लिस्ट किस में आता है, ये भी एक लीनियर में आता है दोस्तों। मैट्रिक्स भी किस में आता है, ये भी लीनियर में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्राफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या पूछा, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है दोस्तों ग्राफ। तो कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following statement is the wrong in the relation of the Q, निम्नलिखित में से कौन सा कथन Q के संबंध में गलत है। Q का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा, फ्रंट और रियर वाला स्ट्रक्चर याद है, फ्रंट और रियर वाला स्ट्रक्चर। ये अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफ द फॉलो इज द फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही। क्यू किसका प्रयोग करता है दोस्तों, फीफो का प्रयोग करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद होना चाहिए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट हैज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखे, लीनियर। बाय यूजिंग द लिस्ट इट कैन नॉट एग्जीक्यूट, बिल्कुल यही वाला गलत है, देख लीजिए यहां पे। बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इट कैन बी द एग्जीक्यूटेड, ये भी सही है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For the start the slide show in MS PowerPoint which of the following functions की can be the use, इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैं बताया था कि यह 5 जरूर पूछा जाएगा, देख लीजिए आज जो है ये 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार कुंजी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, F12, F3 और F2, F5, कौन सा सही है दोस्तों, F5 सही है। लेकिन इसमें कुछ कुंजियां उनके बारे में समझ लीजिए, जैसे F12 पूछा है, मतलब कैरी आउट सेव एज कमांड, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, कैरी आउट सेव एज कमांड, कैरी आउट सेव एज कमांड। और एक क्या पूछा है, जैसे F3 क्या करता है दोस्तों, चेंज द केस ऑफ लेटर, चेंज द केस ऑफ लेटर, चेंज द केस ऑफ लेटर। इसके बाद दोस्तों F5 क्या करता है, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड। अब बचा एक दोस्तों, इसके बाद जो F2 है, F2 का काम क्या है दोस्तों, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डिफॉल्ट द सबनेट मार्क्स फॉर द क्लास बी आईपी एड्रेस, आपको मैं बता दूं, पहली बात तो आप क्लास ए लिखिए, उसके बाद इसको देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही। इसके प्रीवियस क्लास में भी मैं बता चुका हूं, 255.0.0.0 मतलब कि 32 बिट। टोटल कितना होता है दोस्तों, 32 बिट। टोटल कितना होता है, 32 बिट, ठीक है। तो टोटल कितना, 32 बिट इसमें आते हैं। प्रत्येक में 8 बिट्स आते हैं, मतलब प्रत्येक खाने का 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास बी को आप देख लीजिए, क्लास बी का सबनेट मार्क्स मैंने इसके पहले क्या बताया था, 255.0.0। अब क्लास सी का 255.255.255.0 मींस अब मिला दीजिए, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, क्लास बी का पूछा है ना, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक। हाँ, थोड़ी सी इसमें रेंज पूछी जाती है, उसको आप रेंज के बारे में भी देख लीजिए। जिसका क्लास ए का आईपी एड्रेस का रेंज है 0 to 126 और क्लास बी का 128 to 191, क्लास सी का है दोस्तों 192.223 और यहां पे क्लास डी का है 224 to 239 और क्लास ई का है दोस्तों 240 to 254। कहीं कहीं पे दोस्तों ये मिलता है क्या, उसको समझ लीजिए,
255, कंफ्यूज नहीं होएगा। और यहां पे मिलता है 127, ये भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सब सही है। ठीक, ध्यान रखिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज द नॉट मल्टीलिंगुअल। आप बिंग मल्टीलिंगुअल है, बिल्कुल सही। गूगल मल्टीलिंगुअल है और याहू मल्टीलिंगुअल है, लेकिन बिंदु दोस्तों ये चाइना का है, ये मल्टीलिंगुअल नहीं है। ये कहां का है दोस्तों? ये चाइना का है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने रसिया वाला भी बताया था दोस्तों, जो पूछा गया। तो ये किसका है? चाइना का है, जो चाइनीज लैंग्वेज में। ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन द फ्लो चार्ट द सिंबल्स ऑफ द साइज ऑफ द डायमेंशन इन विच ऑफ द यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। प्रवाह चार्ट में हीरे के आकार के चिन्ह जिसका प्रयोग प्रतिबंधी कथन के प्रतिनिधित्व हेतु किया जाता है में होती है 1 इनकमिंग लाइन एंड 2 आउटगोइंग लाइन। एक आवक रेखा और 2 जावक रेखा। यही सही है दोस्तों, एक आवक रेखा है, 2 जावक रेखा। क्योंकि इसका देख लीजिए कैसा होता है, वो समझ लेते हैं। ये वाली लाइन, ये देखिए, यहां पे मैंने बताया था ना, यस और ये नो, और ये डायमंड शेप है दोस्तों। और यहां पे ये क्या आता है? यहां से इनपुट आता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। टू इनकमिंग लाइन एंड 2 आउटगोइंग लाइन नहीं। 1 इनकमिंग लाइन एंड 1 आउटगोइंग नहीं। 2 इनकमिंग लाइन एंड 1 आउटगोइंग नहीं। आपको बता दूं दोस्तों कि कभी भी मैं तो यहां ऑप्शन देखता हूं, लगा देता हूं, लेकिन पूरे ऑप्शन देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही एग्जाम हॉल में पूरे ऑप्शन आपको भी टच करने हैं। क्यों? मान लीजिए कहीं कुछ और पूछ लिया, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन देना पड़ेगा ना। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप सपोर्ट द ग्रीन कंप्यूटिंग स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन से कदम हरित संगणना पहल का समर्थन करते हैं? क्लोजिंग कंप्यूटेशन डिवाइस द ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द इनएक्टिविटी। विस्तारित निष्क्रियता की अवधि के दौरान संगणना उपकरणों का बंद कर देना। यूज ऑफ द एनर्जी एनेबल द हार्डवेयर डिवाइस। ऊर्जा सक्षम हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग। बिल्कुल ये तो सही पॉइंट है। रिड्यूस द यूज ऑफ द पेपर एंड रीयूज द पेपर फॉर द प्रॉपर वे। कागज के प्रयोग को कम करना और प्रयुक्त कागजों को उचित ढंग से पुनः प्रयोग करना। हरित संगणना समर्थन करते हैं ना। यहाँ पे देखिए, डो नॉट यूज द मॉर्निंग कैलकुलेशन टूल्स स्पेशली इन द समर। सुबह के समय संगणना उपकरणों का प्रयोग ना करें, विशेष रूप से गर्मियों में। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए इनके कंपैरिजन में ये बिल्कुल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय और गर्मी के कारण ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द पेमेंट ऑफ द मंथली बिल ऑन टाइम विथ द इंटरेस्ट फ्री डेब्ट अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समय पर मासिक बिली के भुगतान पर ब्याज रहित ऋण व्यवस्था अर्थात एक ऋण की पेशकश करता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड चेक बॉक्स। बोथ बता दो दोस्तों, इसमें क्रेडिट कार्ड सही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक समयावधि के अंदर यदि आप पैसे जमा कर देते हैं तो आपको फ्री सेवा, मतलब विदाउट ब्याज की सर्विस प्रोवाइड करता है। वो कौन सा है? क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the De Morgan's theorem, NAND gate is the equivalent to the negative AND gate. NAND gate is the negative AND gate के समान होता है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं कि ये जो बहुत सारी बुक में ये पेपर दिया गया है, उसका इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट लगाए हैं। NAND gate is the equivalent to the negative OR gate, बिल्कुल गलत है। NAND gate is the equivalent to the NOR gate, ये भी बिल्कुल गलत है। NAND gate is the equivalent to the negative OR, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है। NAND gate is the equivalent to the negative AND gate। देख लीजिए, NAND gate निगेटिव AND gate, जैसे यहाँ पे आप इसका आउटपुट जब इसका खोलेंगे, NAND gate का आउटपुट का ए बी का बार का, तो ये आएगा। और वहीं पे निगेटिव AND gate को जब दोस्तों खोलेंगे तब भी ये आउटपुट आता है। मींस पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या दिया? फॉर द नॉन आस्काई सिंबल द यूटीएफ एट यूज्ड डैश द बाइट बाय। अब मैं बता दूं, पहली बात तो इसका आप फुल फॉर्म लिखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो बार बार पूछा गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अब यहां से समझिए, ये फुल फॉर्म हो गया। गैर आस्काई चिन्हों के लिए यूटीएफ 8 बाइट तक का प्रयोग किया जाता है। अब यूटीएफ 8 मतलब कि 8 बिट्स बराबर कितना था दोस्तों? 8 बिट्स, मैंने जैसा कि बताया 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, ठीक है।
अब देखिए इसमें कहीं 1 लिखा है क्या, बाइट में पूछा है ना, तो यहां पे देखिए 1 लिखा, पहला ऑप्शन सही है। 1 4 2 और 8 आस्काई कोड ही दोस्तों। यहां पे और थोड़ी सी बातों की समझ लेते हैं। आस्काई कोड जो कोड प्रोवाइड करता है, जो अमेरिका की एक संस्था है दोस्तों, एक जैसे 65 का कोड कैपिटल ए प्रोवाइड करता है, ठीक है, 66 का कोड कैपिटल बी प्रोवाइड करता है, 67 का कोड कैपिटल सी प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार दोस्तों 90 का कोड कितना होता है, 90 का कोड कैपिटल जेड होता है। वहीं पे देख लीजिए दोस्तों 97 का कोड स्मॉल ए, 98 का कोड की स्मॉल बी, और इसी तरीके करके दोस्तों 122 का कोड होता है स्मॉल जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी का कोड कौन प्रोवाइड करता है, आस्काई कोड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल को बार बार आता है आरडीबीएमएस, ठीक है। देखिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही सही है, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि पहला अब इसमें थोड़ी सी और मैं बातें कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक एसक्यूएल आधारित रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कारपोरेट एरिया में उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। कहां पे किया जाता है, कारपोरेट एरिया के लिए, कारपोरेट एरिया में डिजाइन करने यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है।